बैंक्स में फैलाया हुआ आपके रायता हम साफ कर रहे हैं। LIC पर बात हो गई, गरीबों के पैसे डूब रहे हैं। गरीब कहां जाएगा? बेचारे ने बड़ी मेहनत से LIC में पैसा डाला है। आंखें ऊंची करके सुनाया चाहता हूं, आज LIC के शेयर रिकॉर्ड स्तर पर ट्रेड हो रहे हैं। साल है 1953। इंडिया की फर्स्ट एयरलाइन टाटा एयरलाइन को नेहरू सरकार ने एक ही झटके में उनके फाउंडर्स के हाथ से छीन लिया, नेशनलाइज कर दिया। फिर टाटा एयरलाइंस बनी एयर इंडिया और एयर इंडिया बनी सरकार का बोझ, अ बर्डन ऑफ ₹61,000 करोड़ टू बी प्रिसाइज। और इस बर्डन को फंड कौन कर रहा था? आप, मैं और हमारे टैक्सेस। एयर इंडिया की इतनी बुरी हालत थी कि गवर्नमेंट को हर दिन 20 करोड़ का नुकसान उठाना पड़ता था इसको चलाने के लिए, और सरकारें तो हमारी जेब से पैसे लगाती हैं। और ये कहानी सिर्फ एयर इंडिया की नहीं है, ऐसी और भी बहुत सारी कंपनीज हैं, बल्कि पूरे सेक्टर्स हैं जिनको सरकारों ने बर्बाद कर दिया सोशलिज्म का डंडा चलाकर। ये है कहानी इंडिया के PSUs की, जिन्हें गवर्नमेंट ने बना तो लिया पर चला नहीं पाई। कहानी रिफॉर्म्स की भी है, जिन्हें आज से पहले किसी सरकार में हिम्मत नहीं थी लाने की। पर आगे बढ़ने से पहले सब्सक्राइब करिए ब्राइट विंग पर, ताकि हम आप तक भारत की ऐसी कहानियां ला पाएं जिनके बारे में कोई और बात नहीं करता है। पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज ने इंडिया की पॉलिटिकल इकोनॉमी को बर्बाद ही कर दिया था। नेहरू गवर्नमेंट एक सोशलिस्ट सरकार थी। 1956 में इंडिया की पहली इंडस्ट्रियल पॉलिसी इंट्रोड्यूस हुई। इस पॉलिसी में इंडिया के 17 सेक्टर्स, जो सबसे क्रूशियल सेक्टर्स थे, उन्हें एक ही रात में गवर्नमेंट के कंट्रोल में डाल दिया गया। ये ऐसा था मानो इंडिया में एंटरप्रेन्योरशिप को पैदा होने से पहले ही मार देना। देखिए, पॉलिसीज लाने में सरकारों से मिसकैलकुलेशंस होती हैं, बट दिस पॉलिसी वाज अ ब्लंडर, क्योंकि इस मेजर इकोनॉमिक पॉलिसी को लाने के लिए रीजन सिर्फ आइडियोलॉजिकल थे, इकोनॉमिकल नहीं। और ये खराब डिसीजन यहाँ तक नहीं रुके। 1956 में लाइफ इंश्योरेंस को नेशनलाइज कर दिया गया, ये कहते हुए इंडियन इंश्योरर्स, नॉन इंडियन इंश्योरर्स, प्रोविडेंट सोसाइटी सबको एक एंटिटी में मर्ज करके बनाया गया LIC, विच इज अ PSU। अब इंश्योरेंस में उस वक्त चल रहे थे बहुत सारे स्कैम्स। गवर्नमेंट ने एक स्ट्रिक्ट रेगुलेटरी बॉडी बनाने की बजाय उसको नेशनलाइज ही कर दिया। बेसिकली नेशनलाइजेशन एक टूल बन गया था टू फिक्स एवरी प्रॉब्लम इन इकोनॉमी। इंदिरा गांधी मेड इट वर्स। 1969 में से नेशनलाइज्ड 14 बैंक्स, जिसके लिए ये मेन रीजंस दिए गए, बट इनमें से कुछ भी नहीं हुआ। दिस पॉलिसी वाज अ कंप्लीट फेलियर। और इस फेलियर के बावजूद 1980s में मिसेस गांधी फॉलोड अप विद अनदर राउंड ऑफ नेशनलाइजेशन, जहां 6 बैंक्स नेशनलाइज कर दिए गए। 1970s में जनरल इंश्योरेंस, कोल माइंस भी नेशनलाइज कर दी गई। इस दौरान प्राइवेट सेक्टर को एक एनिमी बना दिया गया। किसी को बिजनेस स्टार्ट करने के लिए 80 से ज्यादा लाइसेंसेस और 420 दिन लग जाते थे। सब कुछ पॉलिटिशियंस और ब्यूरोक्रेट्स के हाथ में था। दूसरी तरफ जो सेक्टर नेशनलाइज किया जा रहा था, वो समझिए बर्बाद हो रहा था। PSUs बढ़ते जा रहे थे, गवर्नमेंट उन्हें चला नहीं पा रही थी। एयर इंडिया, MTNL, ऑयल इंडिया, सेल जैसे बड़े PSUs भारी लॉसेस में रहे हैं, क्योंकि गवर्नमेंट के इंटरफेरेंस रहता है सब डिसीजंस में, और ये डिसीजंस जरूरी नहीं प्रॉफिट के लिए लिए जाएं। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है LIC, विच इज अ लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, राइट? नाउ LIC का प्रॉफिट कब होगा? When people live longer. If people start dying early, तो इसमें LIC का लॉस है। बट गेस व्हाट? ITC इंडिया की सबसे बड़ी टोबैको कंपनी में LIC का 16% स्टेक है। Why did LIC do this? Because the government ordered it to. ये LIC के कमर्शियल इंटरेस्ट से बिल्कुल कॉन्ट्राडिक्टरी है। It's literally killing their business.
इन पीएसयू में और भी दिक्कतें थी। गवर्नमेंट का एम प्रॉफिट मेकिंग नहीं होता है, जिसकी वजह से पीएसयू compete नहीं करते हैं, अपग्रेड नहीं करते हैं, एम्प्लॉयज में भी सेम लेड बैक एटीट्यूड रहता है और सबसे इंपॉर्टेंट सरकार का खुद का पैसा नहीं लगता है इनमें, हमारा लगता है। So the government kept pumping our money to run these loss-making entities. क्या फर्क पड़ता है, हम तो हर साल टैक्सेस देते हैं। इस ब्लंडर को रोका 1991 के बोल्ड एलपीजी रिफॉर्म ने और 1992 में इंडिया की एक और इंडस्ट्रियल पॉलिसी आई जिसने 1956 के इंडस्ट्रियल पॉलिसी को रिवर्स किया। 17 में से सिर्फ 5-6 सेक्टर्स को ही गवर्नमेंट के लिए रिजर्व रखा गया, जैसे कि स्पेस, एटॉमिक एनर्जी, डिफेंस, रेलवेज एक्सेट्रा। 91 के बाद हमारी कंट्री प्राइवेटाइजेशन और डिसइन्वेस्टमेंट की तरफ बढ़ने लगी। प्राइवेटाइजेशन और डिसइन्वेस्टमेंट इज बेसिकली गवर्नमेंट सेलिंग और रिड्यूसिंग इट्स स्टेक्स इन दीज फर्म्स, जिसका मेन एम इन फर्म्स को प्राइवेट कंपनीज को देना नहीं है, बल्कि गवर्नमेंट अपने आप को इनमें से निकालना चाहती है। वाजपेयी गवर्नमेंट ने काफी बड़े स्टेप्स लिए डिसइन्वेस्टमेंट के लिए। 1999 में गवर्नमेंट ने सेटअप करा डिपार्टमेंट ऑफ डिसइन्वेस्टमेंट, जो 2011 में फुल फ्लेज मिनिस्ट्री ऑफ डिसइन्वेस्टमेंट बनी। अब वाजपेयी गवर्नमेंट डिसइन्वेस्ट करना चाहती थी बीपीसीएल और एचपीसीएल को, पर कर नहीं पाई क्योंकि इंडिया में एक प्रॉब्लम है, द पी वर्ड। प्राइवेटाइजेशन को बड़ा ही गलत माना जाता है। प्राइवेटाइजेशन मतलब बेच दिया देश कैपिटलिज्म को, जो कि गलत सोच है। प्राइवेट सेक्टर वेल्थ क्रिएशन, जॉब क्रिएशन, नेशन बिल्डिंग में सबसे बड़ा रोल प्ले करता है। इट वाज आल्सो वाजपेयी's गवर्नमेंट जिसने एयर इंडिया को डिसइन्वेस्ट करने का सबसे पहला अटेम्प्ट किया था। देन अंडर द यूपीए गवर्नमेंट नथिंग मूव्ड फॉर 10 इयर्स। इनफैक्ट बहुत से पीएसयूज की हालत और खराब हुई। खराब पॉलिसीज के साथ मल्टीपल स्कैम्स निकल के आए। इंडिया के नवरत्न पीएसयूज जैसे कि एमटीएनएल बिटवीन द इयर्स 2006 एंड 2012 हैड लॉस 90% of its market share. सेल, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, नाल्को एंड इंडियन ऑयल की मार्केट वैल्यू भी उनकी नेट वर्थ से नीचे आ गई थी। 53 listed PSUs dipped jumped threefold between 2009 to 2013. 2014 में मोदी गवर्नमेंट एंटर करी है एक क्लियर और बोल्ड एटीट्यूड के साथ। I've always said that government has no business to do business. और फिर शुरू हुए बैक टू बैक PSUs में रिफॉर्म्स। The government now proposed to sell a part of its holding in the LIC by way of initial public offer. बैंक्स में फैलाया हुआ आपके रायता हम साफ कर रहे हैं। 10 public sector banks are now going to be merged into 4 mega structures. Air India was sold to India's Tata sons, the Maharaja's birth parents. Are we selling away the lands? No, this infrastructure national monetization pipeline is talking about brownfield assets which need to be better monetized. मोदी गवर्नमेंट का मेन ऑब्जेक्टिव रहा है बहुत सी पीएसयूज को प्राइवेटाइज करना थ्रू स्ट्रैटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट टू हेल्प रिवाइव देम। ये पैसा गवर्नमेंट यूज करती है टू बिल्ड इंफ्रास्ट्रक्चर। इसमें सबसे सिंबॉलिक था एयर इंडिया का प्राइवेटाइजेशन, जो इतना कंट्रोवर्शियल और मुश्किल था दैट इट टुक 7 years टू कंप्लीट। बट गवर्नमेंट की पॉलिटिकल विल थी जिसने ये प्रोसेस पूरा किया। एलआईसी के आईपीओ ने लोगों को शॉक कर दिया था। सबका मानना था कि इससे लोगों के पैसे डूबेंगे, बट आंखें ऊंची करके सुनाया चाहता हूं, आज एलआईसी के शेयर रिकॉर्ड स्तर पर ट्रेड हो रहे हैं। गवर्नमेंट का 6 लाख करोड़ का एसेट मोनेटाइजेशन प्लान भी पीएसयूज को उनके एसेट्स को जो वैल्यूएबल है बट गवर्नमेंट के पास रखे हुए वेस्ट हो रहे हैं, उन्हें मोनेटाइज करने में एक बहुत बड़ा और एम्बिशियस प्लान है। गवर्नमेंट ने हाईली स्किल्ड प्रोफेशनल्स हायर किए हैं उन पीएसयूज को मैनेज करने के लिए जिन्हें गवर्नमेंट रखना चाहती है फॉर स्ट्रैटेजिक पर्पसेस। एचएएल आज अपने ऑपरेशंस के थ्रू रिकॉर्ड रेवेन्यूज अर्न कर रहा है। वो आज इंडिया के बिगेस्ट हेलीकॉप्टर्स भी बना रहा है। पब्लिक सेक्टर बैंक्स मोदी गवर्नमेंट को बर्बाद हालत में मिले थे। फाइनेंशियल ईयर 2018 में इन बैंक्स का नेट लॉस था 85,390 करोड़ रुपीस। In financial year 23, their profit stood at 1,04,649 crore rupees. ये लॉसेस से प्रॉफिट की जर्नी सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट की पॉलिसी से आई है। बीएसएनएल आज मेड इन इंडिया 4G, 5G रोल आउट कर रही है। 2014 4 से 14 के बीच की बात कर रहा हूं। पीएसयू का
नेट प्रॉफिट करीब करीब 1.25 लाख करोड़ था और इस 10 वर्ष में पीएसयू का नेट प्रॉफिट 2.5 लाख करोड़ है। नंबर स्पीक्स फॉर देमसेल्फ। आज मोदी गवर्नमेंट पीएसयूज की ही नहीं, हमारी इकोनॉमी को भी रिवाइव कर रही है। आपको क्या लगता है पिछले 10 सालों में हमारे पीएसयूज में क्या बदलाव आए हैं? हमें कमेंट्स में जरूर बताएं।